1956 से जब से कंपनी बनी है, हर तरह के बैरूनी मामलात इस कंपनी ने देखे भी हैं, सहे भी हैं, और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के 40 मुल्कों में पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड पेल के ब्रांड नेम के साथ मौजूद हैं। ये दावा तो हर कोई करता है कि जी हम बड़ी बेहतरीन क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ठीक है, उनके दावे को अपनी जगह एक अहमियत दी जा सकती है। ग्रोथ आप ज़रूर देखेंगे, लेकिन ये ग्रोथ आप देखेंगे इंशाल्लाह 3 साल, 5 साल, 7 साल के प्लान्स में। एक साल में पूरे पाकिस्तान से टोटल 600 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स प्रोड्यूस होते थे। 2010 तक पहुंचते पहुंचते वही 600 का फिगर 6000 में कन्वर्ट हो गया। एक और चीज़ जिस पे हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, वो हमारी एथिकल, मॉरल, प्रोफेशनल वैल्यूज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग पोस्ट। पाकिस्तान में बहुत थोड़ी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने कोशिश की उस स्टैंडिंग की जिसकी बहुत सारे लोग ख्वाहिश कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, और बहुत सारे लोग उसके लिए स्ट्रगल भी कर रहे हैं। पेल, पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड इज़ वन सच कंपनी जिन्होंने अपने ऑपरेशंस को भी बड़े खूबसूरत तरीके से चलाया, फिर अपने डिवीजन्स के अंदर एक्सपेंशन की, उसके बाद एक्सपोर्ट्स में भी गए, और उसके बाद बहुत सारे लोगों के लिए ये इंडस्ट्री बायस रोज़गार बनी। और आज भी ये बहुत सारी नई इन्वेंशंस, नई इनोवेशंस और डेवलपमेंट्स की एक खूबसूरत अक्कास है। तो आज हम अज़ीम तालिब साहब, जो कि सीनियर रीजनल हेड हैं साउथ के पावर डिवीज़न के, इनके पास आए हैं। थैंक यू वेरी मच अज़ीम साहब, बहुत शुक्रिया। अज़ीम साहब से आज हम ये पूछेंगे कि पेल के जो मामलात हैं ये किस तरह से चल रहे हैं और आइंदा की इनकी क्या प्लानिंग है और कैसे चीज़ें बेहतर होती हैं। थैंक यू अज़ीम साहब, बहुत शुक्रिया। हम स्टार्ट करते हैं। हमारी एक लास्ट डिस्कशन हुई थी जिसमें हमने आपसे पेल की जो उस वक्त के ऑपरेशंस थे उनके ऊपर आपने बड़ा एक सेर हासिल, एक तफसीली डिस्कशन की थी। तो आज हम चाहते हैं कि उससे हम पेल के बारे में जानें कि पेल उससे आगे बढ़ के कहाँ जा चुकी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। देखिए, जैसे आपने फरमाया, पेल पाकिस्तान के उन इदारों में से है जो सिर्फ़ पाकिस्तान की सरहदों की हद तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। 1956 से जब से कंपनी बनी है, तब से लेके अब तक ये 7 दहाइयों के सफ़र में माशाल्लाह हर तरह के बैरूनी मामलात इस कंपनी ने देखे भी हैं, सहे भी हैं, और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के 40 मुल्कों में, जिसमें USA, यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, तमाम एरियाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह हम मेड इन पाकिस्तान के साथ पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड पेल के ब्रांड नेम के साथ मौजूद हैं। और इस नौइयत का मैं समझता हूँ कि शायद और कोई इदारा जो इस तरह के हाईली टेक्निकल इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स में एक्सपोर्ट कर रहा हो। अगर हम गवर्नमेंट के माली साल के हिसाब से देखें तो माली साल 2025-26 में हम तकरीबन 15 अरब रुपए के मुख्तलिफ़ इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेंड जो है ये अभी कंटिन्यू है। ऑब्वियसली इसके लिए फॉर द टाइम बीइंग किसी भी इदारे की तरह हमारा फोकस ये है कि रादर दैन हम इसमें फौरी तौर पे बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ चले जाएं, ये ज़्यादा मुनासिब होगा कि हम अपनी क्वालिटी के ज़रिए अपना नाम और मेयार मुस्तहकम करें, और उसके बाद फिर हम इसको कई गुना ज़्यादा बढ़ाने की तरफ जाएँ। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों की फ़ील्ड के अंदर एक बड़ा ग्रोइंग कंपटीशन है अज़ीम साहब, और चीज़ें मैं चूँकि सिस्टम को समझ रहा हूँ और आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं कि कुछ ऐसी कंपनीज़ की भी एक इंक्लूजन है सिस्टम के अंदर कि जो बहुत स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में नहीं हो रही। पर एक अगर उनको भी सिस्टम दिया जाए तो वो भी स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करें, लेकिन उनकी वजह से एक थोड़ा सा कंपटीशन का जो लेवल है वो थोड़ा एक शेकी सा हो गया है। तो आप लोग यानी पेल किस तरह इस सब कुछ को हैंडल करें? देखिए, क्वालिटी जो है ना जी, प्रोडक्ट की क्वालिटी इज़ अ बज़वर्ड। बेसिकली जब हम इस इल्म के थोड़े दफ्तर खंगालते हैं तो पता चलता है कि क्वालिटी में ग्रेड्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट ग्रेड्स। आप किस ग्रेड में काम कर रहे हैं
उस ग्रेड के मुताबिक ही उसकी क्वालिटी को देखा जाएगा। क्योंकि ये दावा तो हर कोई करता है कि जी हम बड़ी बेहतरीन क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ठीक है, उनके दावे को अपनी जगह एक अहमियत दी जा सकती है, लेकिन मेरा मसला ये है कि वो किस ग्रेड में काम कर रहे हैं। 24 कैरात कुछ और है, 22 कैरात कुछ और है, 18 कैरात कुछ और है, 16 कैरात कुछ और है। अगर कोई ये कहता है कि भाई मुझसे कसम ले लें कि ये 16 कैरात 100% 16 कैरात है, तो वो ठीक कह रहा होगा, लेकिन उसका ग्रेड कुछ और है। पाकिस्तान में क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिविटी है, और अनफॉर्चुनेटली अब तो खैर मामलात बदल रहे हैं, ख़ासतौर पे जब से नई यंग ब्लड और यंग जनरेशन टेक ओवर कर रही है इंडस्ट्रियल सेटअप को, तो हमारे पढ़े लिखे लोग इन बातों को समझते हैं कि ये वाला जो कैपिटल एक्सपेंस है, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर जो हम पैसा खर्चते हैं, ये एक इन्वेस्टमेंट है और ये सोच समझ के करने वाला काम है। लेकिन अदरवाइज़ जो हमारा एक ट्रेडिशनल सेटअप चलता आया है, उसमें अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिविटी है, और उस प्राइस सेंसिटिविटी को मद्देनज़र रख के जितना भी कंपटीशन आप देखते हैं और मशरूम ग्रोथ आप देखते हैं, उन तमाम नए आने वाले दोस्तों की कोशिश, ख्वाहिश और टारगेट ये होता है कि हम सस्ते से सस्ता सोल्यूशन कैसे दे सकते हैं। अब लामहला ये जितना मर्जी कहते रहें कि जी ये बेहतरीन क्वालिटी का सामान है, सस्ते से सस्ता कभी भी अच्छे ग्रेड का नहीं हो सकता। ये तो लॉजिकल तयशुदा बात है। हाँ, ये तयशुदा बात है। लेकिन मैं जैसे गुजारिश कर रहा हूँ कि एक बड़ी अच्छी बात ये है कि आजकल ख़ास तौर पे एक ज़माना था कि लोग बुनियादी इंफॉर्मेशन के हवाले से और लोगों पे, मशवरा देने वालों पे, दाएं बाएं अपने इर्द गिर्द दोस्त अहबाब पे डिपेंडेंट थे, बट आज तो सब कुछ बहुत आसान हो चुका है। आज तो जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिकली अवेलेबल है। आप अपने किसी भी स्मार्ट गैजेट के ऊपर जो जानना चाहें सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप इफ़ यू वांट टू गो फॉर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, अगर आपको एक प्रीमियम ग्रेड का प्रोडक्ट चाहिए और एक प्रीमियम ग्रेड में वर्ल्ड क्लास लेवल का प्रोडक्ट चाहिए, तो उसमें तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पेल का कोई कंपटीशन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब व्हेन इट कम्स टू दी एक्सपोर्ट्स, आपने जब अपने इंट्रो के अंदर जिक्र किया, हम भी लोग भी बड़ा प्राउड फील करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर एक ऐसी कंपनी भी है जो एक्सपोर्ट्स के अंदर बड़ा फोकस कर रही है। और कंपनीज भी हैं, लेकिन आप लोग चूँकि बड़ी पुरानी बेस थी और उसके बाद फिर आप लोगों ने उसको लेके चले आगे, क्या पोटेंशियल देख रहे हैं? और एक्सपोर्ट्स के अंदर आप लोगों की पेल की जो कंट्रीब्यूशन है वो पिछले कुछ अरसे में उसमें कुछ इजाफा हुआ है और आने वाले वक्तों में भी इजाफा देख रहे हैं? जी। अच्छा, देखिए, ये बात भी तयशुदा है कि दुनिया में जितनी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनके अपने सरहदों के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप सिमट रहे हैं। ये हम सब जानते हैं कि एक लॉजिकल डेस्टिनेशन उनके लिए थी चाइना, और उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को चाइना की तरफ डाइवर्ट किया था। लेकिन ये भी समझते हैं सभी कि इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने जिससे पहले जैसे मैंने गुजारिश की कि उन्होंने अपने ग्रेड या मेयार को किसी भी तरह से नीचे आने दिया है। पॉइंट इन डिस्कशन के तौर पे हम आईफोन को कंसिडर कर सकते हैं। चाइना में बन रहा है, अमेरिकन कंपनी बनवा रही है, लेकिन उसके बावजूद अपनी हर तरह से अपने कंज्यूमर की, अपने कस्टमर की जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको मीट करना, ये इसको इंश्योर कर रहे हैं। सेम इज़ द केस कि टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में पूरी दुनिया में रिक्वायरमेंट मौजूद है। एक तरफ अगर मैं मोटा मोटा जिक्र करूं तो हर अमेरिका में अपनी जगह बहुत सी ग्रोथ हो रही है, यूरोप में अपनी जगह हो रही है, अफ्रीका में अपनी जगह हो रही है, मिडल ईस्ट में अपनी जगह हम देख रहे हैं, और सेंट्रल एशिया में अपनी जगह देख रहे हैं। पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के मामले में एक ग्रोथ ट्रेंड के ऊपर, ग्रोथ लाइन के ऊपर जा रही है। अच्छा, अब इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनकी सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट ये है कि जी आपको उनके मेयार पे पूरा उतरना पड़ेगा। और ये वो मेयार है जो जदीद दुनिया ने पिछले 400 साल में कायम किया है, इस्टेब्लिश किया है। अगर आप इंडस्ट्रियल एज से बात करेंगे तो पिछले 100-150 साल में इस्टेब्लिश किया है। इस मेयार पे पूरा उतरने के लिए फिर हमें उसी तरह से अपने आप को इस काबिल बनाना पड़ेगा कि हमारा पाकिस्तान में बना हुआ प्रोडक्ट, पाकिस्तान में तैयार शुदा मसनूआत उनके मेयार पे पूरा उतर सकें। तो रिक्वायरमेंट तो है, और इसमें लिमिटेशन सिर्फ हमारे एंड पे है कि हम क्या बना सकते हैं और क्या उस मेयार के मुताबिक उनको पहुंचा सकते हैं।
इसके अलावा रिक्वायरमेंट की जहाँ तक बात है वो तो मतलब इट्स जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग जो पेल अभी कर रहा है जी। तो इसका मतलब है कि आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में आप लोगों की जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है या एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है वो इससे ज़्यादा बेहतर होगी और आप लोगों का फोकस है उसके ऊपर। जी बिल्कुल है जी। ख़ास तौर पे मैंने जैसे गुजारिश की कि क्योंकि हमें लोकल बिजनेस में प्राइस सेंसिटिविटी की वजह से और ऐसे कंपटीशन की वजह से जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी अपनी कॉस्ट को कर्टेल करने के लिए ऐसे डिसीजंस लेने पे मजबूर होता है जो शायद उसको पेल के प्रीमियम प्रोडक्ट की कंसिडरेशन की तरफ नहीं आने देते। तो वहाँ हम जैसी कंपनी दो ही रास्ते हैं हमारे पास। एक रास्ता तो यह है कि हम भी बाकी सब की तरह सस्ते की तरफ चल पड़े और लो ग्रेड की प्रोडक्ट्स देना शुरू कर दें, वो शायद रास्ता हम कभी भी इख्तियार नहीं करेंगे। और दूसरा रास्ता ये है कि हम अपनी मार्केट को चेंज कर लें, हम अपने बेहतरीन ग्लोबल लेवल के प्रोडक्ट को लेके ग्लोबल मार्केट में चले जाएं। तीसरी बात यह है कि बिल्कुल हमारा फोकस ज़रूर है, लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम अपना एक्सपोर्ट का बिज़नेस इतनी तेज़ी से इतना ज़्यादा बढ़ाएं कि किसी भी तरह से तवज्जो पूरी तरह से उस पर मबजूल ना रहे और हमारी साख ख़राब हो। तो ग्रोथ आप ज़रूर देखेंगे, लेकिन ये ग्रोथ आप देखेंगे इंशाल्लाह 3 साल 5 साल 7 साल के प्लान्स में। बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ पे जो आप माशाल्लाह आप इंडस्ट्री की नब्ज़ को समझते हैं, बहुत सारे मामलात पे आपकी बड़ी गहरी और एक बड़ी समझदाराना नज़र आप रखते हैं। एक जो ह्यूमन रिसोर्स का हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, जो हमारे बच्चे इस वक्त यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकल रहे हैं, इनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या आपके ख्याल में? आपने भी माशाल्लाह इंजीनियरिंग की और आप जैसे इंजीनियर्स और जो करंटली इंजीनियर, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ बड़े बड़े अच्छे भी होंगे बीच में, लेकिन जो ओवरऑल हमारा जो एजुकेशनल लेवल है और फिर जो ह्यूमन रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है, आपके ख्याल में वो अप टू द मार्क है इस वक्त? अच्छा देखिए, इसमें हमें 3-4 डायमेंशंस को मद्देनज़र रखना है। सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान इज़ एन ओवर पॉपुलस कंट्री, ठीक है ना जी। नंबर 2, हमारा यूनिवर्सिटी का दौर था कोई आज से 25 साल पहले। उस वक़्त जो एजुकेशन के हवाले से, एजुकेशन वाज नॉट काइंड ऑफ कमर्शियल इंडस्ट्री। ज़्यादातर मामलात मेडिकल के हों, इंजीनियरिंग के हों या और भी, वो सभी पब्लिक या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के पास थे और कंपटीशन बहुत टफ हुआ करता था। यानी हमारे दौर में मैं हमेशा बताता हूँ कि एक साल में पूरे पाकिस्तान से टोटल 600 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स प्रोड्यूस होते थे पर ईयर, और कोई 1000 के करीब रिक्वायरमेंट्स होती थी जॉब की या वैकेंसीज़ की। वो 600 लोग तो सीधा सीधा अपनी मनमर्जी की जॉब्स पे जहाँ चाहते थे वहाँ पे चले जाते थे, और बाकी 400 को DAE या डिप्लोमा या एसोसिएट इंजीनियर्स या इस किस्म के पैरा इंजीनियरिंग या सेमी टेक्निकल या सेमी स्किल्ड किस्म के लोग जो हैं वो फिलअप कर दिया करते थे। और ये जब ये सारे का सारा मामला इंडस्ट्रियलाइज हुआ तो 2010 तक पहुंचते पहुंचते वही 600 का फिगर 6000 में कन्वर्ट हो गया, जबकि वैकेंसीज वही 1000 थी। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि एक तो उसकी वजह से शायद थोड़ी दिक्कत आ गई। कहने को अब वो बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है, उसके पास तो डिग्री भी है, उसने 4 साल भी लगाए हैं, उसने सब कुछ किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंपटीशन में वो शायद उस तरह से उसका वो विजन नहीं है कि वो ये समझ सके कि आइदर आई नीड टू बी इन द टॉप 600 ऑफ पाकिस्तान, अदरवाइज फिर मुझे जो है ना वो कोई लक और नसीब और तवीज़ गंडों पे चलना पड़ेगा। तो एक तो वो एलिमेंट है। दूसरा, अब आप देखिए आज का हमारा इशू क्या है। आज हमारे पास जो नया बच्चा आ रहा है वो एक तो जेन जी है। अब जेन जी के, मैं उसकी डिटेल में जाए बगैर सिर्फ ये कह देता हूँ कि जेन जी को डील करना, उनको ट्रीट करना और उनको उनके मुताबिक एक करियर ओरिएंटेड अप्रोच पर लेकर के आना, ये इस वक्त पूरी इंडस्ट्री का, पूरी दुनिया की सभी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, हमारे पास इस वक्त पूरी दुनिया में जो टेक्निकल रिसोर्स आ रहे हैं वो कोविड नेशन है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 3-4 साल कोविड के दौरान जिस तरह से एजुकेशन हासिल की है, अब आप देखिए कि अगर आपको इंजीनियर बनने के लिए टोटल 14 साल की तालीम चाहिए तो उस 14 साल में से आखिरी 6-7-8 साल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन 6-7-8 सालों में से 3-4 साल आपके कोविड की नज़र हो गए, तो वो कमी शायद ना उस जनरेशन ने कभी पूरी करने की कोशिश की और ना ही करेंगे। और उस कमी को पूरा करने के लिए
एक दफ़ा जब आप आ भी गए और जॉब आपने करियर स्टार्ट कर भी लिया और ऑन जॉब ट्रेनिंग शुरू हो भी गई, तो शायद 3-4 साल नहीं लगेंगे, वो 7-8 साल लग जाएंगे उस डेडिकेटेड एकेडमिक करियर की कमी को पूरा करने के लिए, जो कि किसी वजह से रह गई है। हैविंग सेड दैट, शायद इसको यूँ समझ लीजिए कि एक जो हम देखा करते थे आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, कि अपनी करियर्स को लेके एक ख़ास किस्म का जुनून होता था, एक ऑब्सेशन होता था, वो भले आप किसी भी करियर में जाएं, लेकिन वो आप उस जुनून और ऑब्सेशन के सहारे अपनी ज़िंदगी की, जवानी की जो पीक है उसको उसमें खपाते थे और अल्टीमेटली 5 साल 10 साल के बाद कहीं ना कहीं किसी ऐसे मुकाम पे पहुंचते थे जहां पे आप अपने लिए एक नाम पैदा करें। तो वहाँ मुझे शायद, मैं आई कंसिडर माई सेल्फ एन ओल्ड स्कूल गाय, तो वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा फुकदान नज़र आता है कि वो वाली स्टेबल सोच नहीं है। मैं इस तरह की बहुत सी चीज़ें, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में भी हमारा जाना होता है, बात भी होती है, और मैं ये बहुत सुन रहा हूँ कि आजकल ये मशवरा दिया जाता है कि जी आपने पहले 5 साल में 18 महीने बाद जॉब बदलनी है, उसके बाद अगले 5 सालों में आपने 2.5 साल बाद जॉब बदलनी है, और उसके बाद अगले 5 सालों में आपने 5 साल बाद जॉब बदलनी है। तो ये मतलब इस किस्म के मशवरे जो हैं वो करियर काउंसलिंग के नाम पे, और देने वाले कौन हैं? वो भी वही लोग हैं जो सब इसी निज़ाम में से निकल के आए हुए हैं। जी सही बात है। ओके जी, मैं आखिर में अजीम साहब जी, वंस अगेन, क्योंकि आपकी नज़र बहुत गहरी है और आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, थैंक यू वेरी मच। तो हमें पूरी इंडस्ट्री को एक अपलिफ्ट की भी ज़रूरत है। जी है, इंडस्ट्री उठेगी तो पाकिस्तान भी उठेगा। मैं आपसे वो सजेशंस जानना चाह रहा हूँ कि जो आपके ख्याल में हमारी पूरे पाकिस्तान की एक नेशनल ग्रोथ में थ्रू द इंडस्ट्रियलाइजेशन और व्हाट अदर वे, आपके ख्याल में वो क्या चीज़ ज़रूरी है कि जिसकी वजह से हम ग्रो कर सकें? जी थैंक यू वेरी मच। देखिए, हम अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम एज़ अ कौम शायद बचपन से या हमेशा से या जब से पाकिस्तान चल रहा है, या शायद हमारे इलाके का और मट्टी का असर है कि हम हर मामले में हरफन मौला भी हैं, अकल कुल भी हैं, इल्म कुल भी हैं, और हर इंसान जो है वो यहाँ पे अगर कोई बर्फ़ी की दुकान भी खोलेगा तो वो कहेगा ये दुनिया की बेहतरीन बर्फ़ी है। हमें ना शायद इस सोच को बदलना चाहिए। देखिए, वो वक्त चला गया, वो ज़माने चले गए जब आपका कोई भी बिज़नेस, आपका कोई भी कारोबार, आपकी कोई भी दुकान या तो उस मार्केट तक महदूद थी, या उस शहर तक महदूद थी, या उस इलाके तक महदूद थी, और आप उसी के ऊपर खुश थे और उसी को लेकर के आप चल रहे थे, और ये बड़ी आसानी से दावा कर लिया करते थे कि यार ये जिस तरह की बर्फ़ी मैं बनाता हूँ ना, ऐसी तो पूरी दुनिया में नहीं बनती। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि खुदा का नाम है, हम इस सोच को बदलें। स्टूडेंट से लेके, इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके, वर्कर से लेके, किसी भी टेक्निकल फील्ड से लेके, हमें ये देखना चाहिए कि आज जब हम कहने की हद तक ये कहते हैं कि नाउ द वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज, तो अब इस ग्लोबल विलेज में हम अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, हम अपनी हुकूमत ने क्या नहीं किया और मेरे इर्द गिर्द क्या नहीं हुआ और मुझे जो ज़िंदगी में सच्चा प्यार नहीं मिला, इन तमाम चीज़ों का रोना तो हमेशा रोते आए हैं और रोते रहेंगे। लेकिन ये इन तमाम हकीकतों के बावजूद हमारा कंपटीशन दुनिया के साथ है। दुनिया के मुकाबले में आप कहाँ खड़े हैं और अपने आप को कैसे देखते हैं, वही हमारा फ्यूचर है। और फ्यूचर भी पाकिस्तान ने एज अ कंट्री, या हमने अपने एज अ इंजीनियरिंग सेक्टर, या जिस शोबे से हम मुतल्लिक़ हैं, उन तमाम में आज हमें सीखने से, समझने से और देखने से कि दुनिया कहाँ पहुँची हुई है, किस तरह से पहुँची हुई है। और अगर हम किसी इदारे की बात करें तो आजकल तो बहुत आसान है, बजाय इसके कि आप यू ट्राई टू री इन्वेंट द व्हील, आप दुनिया के जितने ये 400 साल का जो बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये जो इनका टेक्निकल एक्विपमेंट है, आप उनके साथ इश्तराक करें, आप उनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, आप उनसे सीखें, आप उनसे समझें और उस फ़र्क को पूरा करके फिर आगे चल पड़ें। लेकिन इसी के साथ साथ एक और चीज़ जिस पर हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, वो हमारी एथिकल, मॉरल, प्रोफेशनल वैल्यूज़ हैं। अनफॉर्चुनेटली सब कुछ अवेलेबल हो जाता है और सब कुछ में भी दुनिया भी तैयार होगी हमारे साथ काम करने को, लेकिन ये जो एथिकल मॉरल वैल्यू सेट का डेफिसिट है एज अ नेशन, एज अ कौम, इसको दूर करना हर फर्द की भी जिम्मेदारी है, हमारी इज्तिमाई भी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसके बगैर कोई हम पे ट्रस्ट नहीं करता और हम इस काबिल भी नहीं है कि हम पे ट्रस्ट किया जाए जब तक कि हम इन चीज़ों से अपना जान नहीं छुड़ाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है। इट वॉज ए
पेनफुल डिस्कशन, और आपसे जैसे हमेशा हमें बहुत कुछ नया कुछ सीखने को और समझने को और अपने व्यूअर्स को भी देने को मिल रहा होता है। इस दफ़ा भी वही कुछ था। व्यूअर्स, अजीम तालिब साहब से हमारी एक डिटेल डिस्कशन आपने देखी और बहुत सारे पेल के और दीगर एवेन्यूज़ के ऊपर हमने बात की। अगले इंटरव्यू तक इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।